अस्सलामुअलैकुम। आप देख रही हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइल अरशद। नाज़रीन, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके और 30 जून को पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया है। कर्ज मुआहिदे की मंजूरी के लिए IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास अब 12 जुलाई को होगा, जिसके बाद फिर पाकिस्तान को कर्ज की पहली किस्त जारी की जाएगी। मंजूरी भी हो गई है, कर्ज की पहली किस्त भी जारी कर दी जाएगी और इसके असरात अभी से सामने आना शुरू हो गए हैं। आज हमने देखा कारोबारी हफ्ते का पहला दिन था और स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आई। इख्तिताम भी अच्छा हुआ, आगाज़ भी अच्छा था। इसके अलावा एक और चीज़ हमने देखी कि रुपए की कदर में बेहतरी आई है। डॉलर 7 रुपए आज सस्ता हुआ। गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद में भी इजाफा हुआ है। आइंदा आने वाले दिनों में इस मुआहिदे के हमारी मईशत पर क्या असरात पड़ने वाले हैं? क्या मुल्क में महंगाई कम होगी? आवाम को इसका क्या फ़ायदा होगा? और वो जो एक बात हो रही थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला है, वो इस खतरे से अब किस हद तक बाहर निकल गया है, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो मुआशी एक दर्जा हरारत था वो तो कुछ कम हुआ है IMF के मुआहिदे के बाद, लेकिन जो सियासी दर्जा हरारत है वो अभी भी ऊपर है। खासी मेल मुलाकातें चल रही हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के बड़ों की दरमियान। दुबई में पिछले दिनों हमने देखा कि बड़ी अहम मुलाकातें हुई और ज़राए ने हमें ये भी बताया है कि दोनों जमातों के दरमियान कई मामलात पर इत्तेफाक हो गया है। और अगर इलेक्शन होते हैं, जिसके आसार तो काफ़ी हैं कि इलेक्शन अपने वक्त पर हो जाएंगे, अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो जीतने की सूरत में तो जो इक़्तिदार है उस हवाले से भी जो अहम मामलात हैं वो दोनों जमातों के दरमियान तय पा गए हैं कि क्या फार्मूला होगा। इसके अलावा जहांगीर तरीन भी खासे मुतहर्रिक देखे जा रहे हैं। हमने ये भी देखा कि वो लंदन से जब वापस आए हैं तो उन्होंने भी अपनी सियासी सरगर्मियाँ खासी तेज़ कर दी हैं। आज वफाकी काबीना का बड़ा अहम इजलास हुआ, वज़ीर आज़म ने इससे खिताब किया और हमने देखा कि स्वीडन में जो कुरान पाक की बेहुरमती की गई थी उस हवाले से मजम्मत की गई। आलमी इस्लाम इस हवाले से सरापा एहतजाज हैं, पाकिस्तान का भी इस पर मौक़िफ़ वाज़ेह है। ये आज के तमाम मामलात हैं जिन पर हम बात करेंगे। अभी हम मईशत की बात करेंगे और IMF का जो मुआहिदा हुआ है इस हवाले से इसके असरात क्या पड़ने वाले हैं। माहिर मुआशियात आबिद सुलहरी साहब से हम बात करेंगे। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बताइएगा, पाकिस्तान की लड़खड़ाती मईशत को IMF की इस सहारे से कितना फ़ायदा होने वाला है और आइंदा आने वाले दिनों में इसके क्या असरात पड़ सकते हैं? देखिए, मेरा भी ख्याल कि पाकिस्तान में IMF के किसी मुआहदे के बाद इतनी ज़्यादा ऑप्टिमिज़म जो है वो देखी गई हो और लोगों ने उसको इतना वेलकम किया हो, ये IMF से पहले के जो हमारे मुआशी हालात थे ये उसकी अक्कासी करता है कि अगर ये मुआहदा ना होता तो हम यकीनन सितंबर के बाद एक ऐसी सिचुएशन में जाने वाले थे जो कि खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट तक हमें ले जा सकती थी। और IMF का अब ये मुआहदा होने के बाद आप देखिए कि एक तो पाकिस्तान जो है वो IMF के फाइनेंशियल डिसिप्लिन में आ गया। इसको उम्मीद बन गई कि जो बाकी बायलैटरल और मल्टीलैटरल जो डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं, वर्ल्ड बैंक और ADB, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक और सऊदीया, चाइना वगैरह, एक तो उनकी तरफ से कुछ डॉलर का इनफ्लो का सिलसिला चल निकलेगा। दूसरा जो जिनेवा प्लेजेस थी सैलाब ज़द खान के लिए जो किसी वजह से रुकी थी कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में नहीं, बतदरीज उनकी आमद का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो जाएगा। और हमने देखा कि ना सिर्फ पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज मार्केट आज बेहतर रही, बल्कि बार्कलेज ने पाकिस्तान की जो रेटिंग है उसको अंडर वेट से मार्केट वेट पे ले आए, यानी उसमें बेहतरी कर दी। इसी तरह से पाकिस्तान के जो यूरो बॉन्ड की परफॉर्मेंस है वो बेहतर हुई, चूँकि अब ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान एक इमीडिएट डिफ़ॉल्ट से ख़तरा जो है वो टल गया। लेकिन ज़ाहिर है कि ये सारा कुछ जो है इसके अपने एक चैलेंजेस हैं और सबसे बड़ा चैलेंज इसकी अमल दरामद का है कि इस प्रोग्राम में जो कमिट किया है पाकिस्तान ने, क्या वो 9 महीने में IMF की स्ट्रिक्ट सर्विलियंस में जो कि पोटेंशली 3 हुकूमतों को पूरा करना होगा, मौजूदा हुकूमत, इंटरिम सेटअप और फिर इलेक्शन के बाद आने वाली हुकूमत, क्या वो पूरा कर पाएंगे या नहीं, और किस तरीके से आवाम को महंगाई से इंसुलेट किया जाए। और यहाँ पे ये बताता चलूँ कि अगर ये IMF डील ना भी होती तो आवाम को महंगाई का सामना करना पड़ना था, चूँकि IMF डील ना होने के नतीजे में जिस तेज़ी के साथ रुपया अपनी कदर खो रहा था, आवाम एक इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ता जब एनर्जी, फूड और बाकी सारी एसेंशियल आइटम जो हैं वो रुपए की कदर में कमी जी, की वजह से महंगी हो जाती। तो ये एक सिनेरियो है जिसमें कि इस वक्त पाकिस्तान नेविगेट कर रहे हैं।
अच्छा सर, वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से जो दावे किए गए हैं, उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? और आपको लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में रुपए की कदर मज़ीद बेहतर होगी, डॉलर की कदर में कमी होगी? और इस हवाले से कुछ और आपको क्या सूरत हाल बनती नज़र आती है? देखिए, एक तो हमें आज की जो खबरें हैं रुपए की कदर में कमी की, बहुत ज़्यादा क्रेडिबल नहीं है, क्योंकि आज बैंक्स जो थे वो बिज़नेस के लिए बंद थे, और चूँकि पब्लिक के लिए, पब्लिक ट्रेडिंग के लिए बंद थे, तो जो ओपन मार्केट का रेट होता है वो इंटरबैंक रेट के बाद आता है। सही। तो हमें कल कल पता चलेगा कि कल जब ओपन मार्केट में रुपए की कदर क्या होती है। ज़ाहिर है कि डॉलर के जब इनफ्लो की खबर सुनाई दी, तो वो लोग जिन्होंने के डॉलर की होल्डिंग कर रखी थी, वो एक्सपोर्टर जो कि इस डर से अपनी एक्सपोर्ट प्रोसीड नहीं मंगवा रहे थे पाकिस्तान में कि वेट कर लें, रुपया थोड़ा सा और गिरेगा तो मंगवाएंगे, या हुंडी और हवाला चैनल, चूँकि वो इसलिए पॉपुलर हो रहा था कि ओपन मार्केट में इंटरबैंक की निस्बत ज़्यादा पैसे मिल रहे थे। तो ये चीज़ें जब करेक्ट होंगी मार्केट में, ये बैंकिंग चैनल की तरफ लोगों का रुझान बढ़ेगा, डॉलर बढ़ने से आपको रुपए की कीमत में कुछ इस्तेहकाम जो है ये नज़र आएगा। और ये सिलसिला 15 जुलाई तक, जब तक कि आईएमएफ का पहला इंस्टॉलमेंट नहीं आ जाती जी। 1.2 बिलियन डॉलर की, ये जारी रहेगा। उसके बाद रुपए पे थोड़ा सा प्रेशर आएगा जब एलसीज का बैकलॉग निकलेगा, लेकिन अगेन वो एक टेम्पररी फेज होगा। उसके बाद जब आपके बायलैटरल और मल्टीलैटरल के डॉलर आना शुरू हो जाते हैं, तो रुपए में फिर बेहतरी आएगी। तो वो बिल्कुल। जो एक वॉलेटिलिटी थी और एक अनसर्टेनिटी थी, कम से कम वो सिचुएशन जो है वो मैं अब खत्म होती हुई देख रहा हूँ आने वाले हफ्तों में। अच्छा सर, एक चीज़ हमें और बताइएगा कि हमने देखा कि आईएमएफ मुआहदे के मुताबिक टैक्सेस में इजाफा किया गया है। अगर मुस्तकबिल में मज़ीद आईएमएफ की जानिब से दबाव बढ़ाया जाता है टैक्सेस को लेकर, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल हो सकेगा? देखिए, टैक्सेस जो थे फिलहाल तो चूँकि टाइम की कमी थी और हुकूमत जल्द से जल्द इस एसपीए को हासिल करना चाह रही थी। अ, अभी जो सारा प्रेशर है वो टैक्स पेयर्स पे ही डाला गया और सैलरीड क्लास पे ही आया है। लेकिन आई होप कि जब ये मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज, पाकिस्तान की कमिटमेंट जो आईएमएफ के साथ हैं, जब वो सामने आएगा, तो उसमें ये जिक्र होगा कि वो जो अनटैक्स्ड सेक्टर्स हैं, रियल स्टेट है हमारा, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, रिटेल सेक्टर है, सर्विसेज सेक्टर का काफ़ी बड़ा चंक है कि या जो बड़े ज़िम्मेदार हैं, उनकी उन पे जो टैक्स है, एग्रीकल्चर टैक्स बड़े ज़िम्मेदारों पे, तो आई होप कि उनको भी रोपन किया जाएगा ताकि पाकिस्तान की आमदनी बढ़ सके और इसका फिस्कल डेफिसिट जो है ये कम हो सके। अच्छा सर, महंगाई का भी एक बड़ा अहम मसला है पाकिस्तान में। पहले हम कह रहे थे कि अगर आईएमएफ से मुआहिदा नहीं होता है तो महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा, आवाम की मुश्किलात बढ़ जाएंगी। अब तो ये मुआहिदा हो गया है, तो क्या आवाम से इसका कुछ ताल्लुक है? आवाम के लिए कुछ रिलीफ होगा? महंगाई कुछ कम होगी? शायद इन द शॉर्ट टर्म नहीं होगी, लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि जब रुपए की कदर में बेहतरी होगी तो आवाम की कुव्वत ख़रीद बेहतर होगी। यानी पेट्रोल जो है वो भले आपका 400 रुपये पे पहुंच जाए, लेकिन आपका डॉलर जो है वो अगर स्ट्रांग है, रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले में स्ट्रांग है, तो जाहिर है कि आपको वो उस तरीके से पिंच नहीं करेगा जितना पिंच वो उस वक्त कर रहा होगा जबकि पेट्रोल महंगा भी हो रहा है और उसके रुपए की जो कुव्वत ख़रीद है वो भी गिरती चली जा रही है। तो आपके सवाल का मुख्तसर जवाब यही है कि जी। महंगाई फौरी तौर पे तो कम नहीं होगी, लेकिन रुपए की कदर में जो इस्तेहकाम आएगा उससे आप देखेंगे कि थोड़ा सा रिलीफ जो है वो आवाम को मिल रहा होगा। अच्छा सर, एक चीज़ है कि हम देखते हैं अपने मुल्क में कि एक बार जो चीज़ महंगी हो जाए, फिर तो उसका पुरानी कीमत पर वापस आना बड़ा मुश्किल होता है। दूध की कीमतें देख लें, चिकन की देख लें, अजनास की कीमतें देख लें, सब्जियां हैं, फल हैं, तो क्या इनमें कुछ कमी होगी या एक बार जो कीमत ऊपर चली गई अब उसके बाद उसमें कमी का कोई इम्कान नहीं है? देखिए, बहुत सी चीज़ों की कीमत ख़ुसूसन पेरिशेबल जो कमोडिटी हैं, फल सब्जियां, ये तो सीजनल हैं, या त्यौहार की मुनासबत से टमाटर, प्याज, अदरक, इनकी कीमत इससे पहले बढ़ गई थी। आप देखेंगे कि ये एकदम से नीचे आ जाएगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद नीचे नहीं आएंगी, लेकिन मैं दोबारा दोहराता हूँ कि अगर आपकी कुव्वत ख़रीद जो है वो बढ़ रही हो, रुपए की कदर जो है वो अगर बेहतर हो जाए डॉलर के मुकाबले में, तो आप महसूस करेंगे कि उसी तनख्वाह में आप ज़्यादा बेहतर जो स्पेंडिंग पावर है आपकी वो बन गई, बजाय इसके कि चीज़ों की कीमत भी बढ़ती रहती और रुपए की कदर भी गिरती जाती। तो ये दो धारी तलवार थी, तो कम से कम उससे आपकी बचत हो जाएगी अगर इस मुआहदे पे अमल दरामद हो अच्छा जाता सर, है। इस मुआहदे के मुताबिक गैस और बिजली की कीमतों में भी इजाफा होगा, तो इसका बोझ भी आवाम पे ही पड़ने वाला है?
देखिए इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद मौजूदा हुकूमत कर रही होगी, कुछ ऐसी हैं जिसकी कि डिसीजन मौजूदा हुकूमत में कर लिए जाएंगे और उसको रोल आउट इंटरिम सेटअप करेगा, चूँकि वो सियासी तौर पे काफ़ी गैर मकबूल फैसले होंगे। और ये जो बिजली और गैस है, इनके नर्ख को बढ़ाना, ये शायद अगली जो इंटरिम सेटअप है उसके हिस्से में आएगा कि बैक डेटेड ये नर्ख बढ़ाए जाएँ, चूँकि मौजूदा हुकूमत शायद ना चाहे कि इलेक्शन से पहले इस तरह के गैर मकबूल फैसले जो है वो करे, लेकिन ये बढ़ाने पड़ेंगे। इसमें जो लाइफ लाइन कंज्यूमर है उनको एक प्रोटेक्शन दे के बाकी तमाम कंज्यूमर के लिए जो कॉस्ट है बिजली की और गैस की, उसकी रिकवरी की जा रही होगी। सिर्फ एक चीज़ जिस पे कि मज़ीद हुकूमत को और IMF को गौर करना चाहिए, वो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस की कमी है। जी। इस वक्त बिजली के जो लॉसेस हैं तकरीबन 15 से 16% हैं। इसी तरह से गैस के अनअकाउंटेड फॉर लॉसेस सबसे ज़्यादा हैं इस वक्त खत्े में हमारे। तो ये जो चोरी होती है, ये जो ट्रांसमिशन लॉसेस हैं, इनको भी कम करना होगा ताकि जो बिल अदा करने वाले सार्फिन है सारा बोझ उन पे ना आ जाए। अच्छा सर, सरमायाकारी के हवाले से आपकी क्या राय है? गैर मुल्की सरमायाकारी को कितना सहारा मिलेगा? इसके अलावा जो हमारी अंदरूनी सरमायाकारी है उसके फ़रोग में कितना मददगार होगा ये मुआहिदा? मेरे ख्याल है जो दो जो इनिशिएटिव अभी हुए, एक तो हुकूमत ने हाल ही में जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई, जिसमें के तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं सिविलियन और जो हमारी अस्करी क़यादत है उसका हिस्सा है, वो श्योरिटी और गारंटी दे रहे होंगे सरमायाकारों को गवर्नमेंट ऑपरेशन की भी और पॉलिसी कंसिस्टेंसी और पॉलिसी कंटिन्यूटी की भी। तो एक तो वो कौंसल और दूसरा ये IMF की डील हासिल करके डिफ़ॉल्ट से बच जाना। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद सरमायाकार को थोड़ा एक एश्योरेंस दे सकें और जो पाकिस्तान की क्रेडिट वर्दीनेस बेहतर होगी, IMF का ये प्रोग्राम, और साथ ही मैं ये भी याद दिलाता चलूँ जी। कि अगली मुंतखब हुकूमत को एक और प्रोग्राम भी लेना पड़ेगा IMF का। तो अगर हम इन दो प्रोग्राम्स पे वाक़तन अमल दरामद कर लेते हैं, उन तमाम कमिटमेंट पे जो कि हम करते हैं, तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान में सरमायाकारी वो जो है उसके मौके बढ़ेंगे और पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मजबूत होंगे। सर, कोई मिनी बजट भी आ सकता है? एक मिनी बजट तो हमने देख लिया जो कि ऑलरेडी पास होने से पहले आ गया था। एक या दो मिनी बजट जो हैं ये अभी मज़ीद आ सकते हैं, स्पेशली नई हुकूमत मुंतखब हुकूमत के आने के बाद शायद कम अज़ कम एक मिनी बजट जो है वो मज़ीद आएगा ताकि हम अपनी पॉलिसीज़ को रीअलाइन कर सकें IMF के साथ जो कमिटमेंट हैं मौजूदा स्टैंड बाय जी। एग्रीमेंट के लिए भी और अगले प्रोग्राम के लिए भी जो पाकिस्तान के लिए लेना सर, हमें लाज़िम ज़रा है। मुख्तसर एक लाइन में बता दीजिएगा कि कुछ नाक़िदीन का ये कहना है कि IMF का मुआहिदा होना कोई इतनी बड़ी ज़्यादा खुशखबरी भी नहीं है पाकिस्तान के लिए। तो क्या ये अवाम के फ़ेवर में है या कुछ ज़्यादा फ़ेवर में नहीं जा रहा? अगर देखिए इस वक्त आपके पास चॉइस जो थी वो ये थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से बच जाए, और इसमें IMF का प्रोग्राम ही जो था वो एक ब्रिज बना है। ये मुआहदा मैं तो समझता हूँ कि अगर यही सारे इक़दाम जो कि आखिर में लिए हैं, अगर ये 6 माह पहले ले लिए जाते तो मईशत को और आवाम को और रुपये को इतनी तकलीफ से ना गुजरना पड़ता। सही। तो तनकीद ये तो की जा सकती है कि ये मुआहदा देर से हुआ, ये तनकीद नहीं की जा सकती कि IMF के बगैर भी कोई बचने का रास्ता था, क्योंकि ऐसा कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, यानी IMF का मुआहिदा जो है वो हमारे लिए एक अच्छा शगुन है। सर, बहुत शुक्रिया, आबिद सुलेहरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे ब्यूरो चीफ्स हमारे साथ मौजूद होंगे, मुख्तलिफ मामलात पर हम उनसे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुल्क भर में सियासी पारा हाई है और हर सियासी जमात अपने सियासी पत्ते खेल रही है। बड़ी मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। दुबई भी हमने पिछले दिनों देखा कि हम मेल मुलाकातों का मरकज़ वो बना रहा। अब ये भी खबर आई है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान कुछ अहम फैसले हैं जो कि हो गए हैं। इसके अलावा नून लीग इस बात की पूरी तैयारी कर बैठी है कि नवाज शरीफ वापस आएंगे और उनकी वापसी की राह को हमवार करना है। इस हवाले से एक टीम भी काम कर रही है और उनके इस्तकबाल की तैयारियां भी की जा रही हैं। हम अपने ब्यूरो चीफ से इस हवाले से बात करेंगे। काशिफ रफ़ीक इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं, मुनव्वर भट्ट साहब लाहौर स्टूडियो से और इम्तियाज़ खान फरहान साहब कराची स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, सबसे पहले आप बता दीजिएगा, मुलाकातें जो पिछले दिनों दुबई में हुई हैं
उनकी अंदरूनी कहानी क्या है, क्या क्या अहम मामला तय पा गए हैं? सुना था कि तमाम मामला तो तय पा गए, सिर्फ एक इलेक्शन की डेट पर अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया शुमाइला। आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं समझता हूँ कि जो स्वीडन में वाक़या हुआ कुरान पाक को नज़र आतिश करने का, ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या, इसकी मज़म्मत जितनी की जाए कम है। और इस तरह के वाक़यात जो हैं वो बैनुल मज़ाहिब जो आपस में हम आहंगी है, एक दूसरे को इज़्ज़त देने का, रिगार्ड करने का जो मामला है, उसके ऊपर इसके असरात बरामद होते हैं। अब जहाँ तक बात है आपके दुबई के हवाले से, तो देखें दुबई के हवाले से सिर्फ एक बात जो है वो तय हुई है कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, या 13 अगस्त से एक रोज़ कबल या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में जो असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी जाएंगी, ताकि 90 दिन का टाइम मिल जाए आइंदा इलेक्शन करवाने के लिए। इसके अलावा मेरे ज़राए का ये कहना है कि किसी किस्म की कोई आपस में एग्रीमेंट नहीं हो सका इलेक्शन के हवाले से। देख रहे हैं बेसिकली एग्रीमेंट के नुकात ये थे कि पीपल्स पार्टी ये चाहती थी कि नून लीग के साथ मिलकर वो इलेक्शन लड़े, और उस इलेक्शन में पंजाब से उन्हें नशिस्तें चाहिए थी। और मेरे ज़राए का कहना यह है कि 25 सीटों का मुतालबा रखा गया सूबाई सीटों का, कि 25 सूबाई सीटों जो है वो नून लीग को दी जाए और सीट एडजस्टमेंट की सूरत में दी जाए। जबकि नून लीग की जानिब से ये कहा गया कि अगर आपने पंजाब से पावर शेयरिंग लेनी है तो फिर सिंध से आपको पावर शेयरिंग देनी पड़ेगी। जबकि इस हद तक ये बात तो तय हुई है कि जो 7 नशिस्तें इस वक्त पीपल्स पार्टी ने जीती हैं प्रोविंशियल असेंबली की, उसके ऊपर शायद नून लीग अपने कैंडिडेट खड़े ना करे, लेकिन इसके ऊपर भी अभी वो गूमा गू की कैफियत है कि अगर यहां से जो फेवर लेंगी पीपल्स पार्टी पंजाब से नून लीग से, वो सिंध से उसको देनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि अगर ये भी तय हो रहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में मुखालिफ इलेक्शन लड़ेंगे पंजाब में, जिसका एक इंपैक्ट ये होगा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी अपने अपने कैंडिडेट खड़े करके अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो तहरीक इंसाफ जो है उसकी पोजीशन तीसरे नंबर पे आ सकती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो सलारे काफिला थे पीडीएम के सरबराह, जिन्होंने तमाम तहरीकें चलाई, रोड्स शो किए और तमाम की तमाम सूरत हाल को और मैनेज किया, और उसके बाद अदम एतमाद को मैनेज किया, इस तमाम मुलाकातों में दुबई में मौलाना गैब थे, और मौलाना साहब का तो कहीं नामो निशान नहीं। वहाँ पे आसिफ जरदारी साहब बैठे हुए हैं और नवाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं और फ्यूचर की पॉलिटिक्स डिसाइड कर रहे हैं। ये जो एक अभाम था इस्लामाबाद में कि असम्बलियों की मुद्दत में तोसी हो सकती है आईनी और कानूनी तौर पे, और जो कि हो सकती है, वो ख़त्म हो गया। अब मौलाना फजल रहमान क्यों गायब हैं, वो क्यों इस सारे डायलॉग का हिस्सा नहीं बने? शायद वो ये समझते हैं कि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जो नशिस्तें हैं जहाँ से वो विन कर सकते हैं, जो नशिस्तें वो ले सकते हैं, या जहाँ पर उन्होंने फ्यूचर में अपनी गवर्नमेंट बनानी है, वो शायद उसके ऊपर जोड़ तोड़ करके अपनी जो नज़र मरकूज किए हुए हैं, ताकि पीपल्स पार्टी और नून लीग मौलाना फजल रहमान जब उनसे डिमांड करें कि उनके साथ सीट एडजस्टमेंट की जाए, तो पीपल्स पार्टी और नून लीग उनसे हिस्सा ना मांग ले, वो बलूचिस्तान में हो या खैबर पख्तूनख्वा में हो। सो इस वक्त तक जो हमारे जराए हमें ये कंफर्म कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी नून लीग जो है वो आपस में सीट एडजस्टमेंट की सूरत में नहीं, मुखालिफ इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। और ये बात तय हुई है फंडामेंटली कि जिसके पास कौमी असम्बली की ज्यादा नशिस्तें होंगी उसका वजीर आजम होगा। ठीक है। अच्छा मुनव्वर भट्ट, आपके जराए क्या बताते हैं? अभी जैसा कि काशी बता रहे हैं कि मुखालिफ होते ही हुए ये दोनों जमातें इलेक्शन लड़ेंगी, तो क्या जो दुबई में अहम मुलाकातें हुई दोनों जमातों के दरमियान, उसमें कुछ अहम फैसले नहीं हो सके इस मामले पर? जी, मैं काशिफ की इस बात की तायीद करता हूँ कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी ये अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगी, और जो अभी तक जो नज़र आ रहा है उसमें तो ये है कि मियां नवाज शरीफ का फोकस आइंदा इलेक्शन नहीं है, बल्कि वो इकॉनमी के ऊपर वो काम कर रहे हैं। और उन्होंने यहाँ पे सियासतदानों से ज़्यादा जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके साथ मीटिंग्स की है, ताकि वो पाकिस्तान जब उनकी अराइवल हो तो वो इकॉनमी को एक नया रुख दे सकें और इकॉनमी की रिवाइवल के ऊपर वो उनको कोई कामयाबी हासिल हो सके। उनका ये बुनियादी फोकस है, और इस सिलसिले में वो यूएई की गवर्नमेंट से भी जो सपोर्ट उनको मिल सकती है वो उन्होंने उसकी यकीनदानी हासिल किया। और उसके बाद मियां नवाज शरीफ मुतवक्को तौर पे सऊदी अरब का भी विजिट करेंगे, और वहाँ भी उम्रा की अदायगी के बाद वो वापस फिर लंदन जाएंगे। लंदन से फिर उनके पाकिस्तान आने का प्लान बनेगा, लेकिन फिलहाल उनकी जितनी भी मसरूफियात वो सियासी से ज़्यादा ही इकॉनमी के ऊपर है, ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो रिवाइव कर सके। और इस हवाले से इसहाक डार साहब
मियां नवाज शरीफ का तमाम एतमाद हासिल है, और वो इसहाक डार साहब ने अभी तक जितने भी इकदाम किए हैं वो उसके इकॉनमी के ऊपर मुस्बत असरात नज़र आए हैं। और यही वजह है कि भी इस टाइम पे पाकिस्तान जो जिस मुश्किलात का शिकार था इकोनॉमी के हवाले से, उससे निकल चुका है और अब रिवाइवल की बात हो रही है। और अभी जो मेरे ज़राए ने ये बात मुझे बताई है कि वो उनकी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान आइंदा 1-2 साल में दोबारा वो दुनिया की जो बड़ी 25 मईशत है उसमें शामिल हो जाए, उसके लिए ये काम जारी है। और ये महंगाई उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। ये पॉलिटिकल जोड़ तोड़ उनका अभी इशू नहीं है। मुस्लिम लीग नून को इस टाइम पे पंजाब में किसी किस्म का ना तो कोई थ्रेट है और ना ही उन्हें किसी किस्म का कोई मुकाबले का कोई है इस तरह का कोई मामला। तो मुझे ये नहीं लग रहा कि भी वो पीपल्स पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। मुझे ये लग रहा है कि नून लीग थ्रू आउट दी कंट्री वो अपना ही इलेक्शन लड़ेगी। उसके बाद जो उनके हिस्से में जो सीटें आएंगी उसके बाद वो फिर फैसला करेंगे कि उन्हें आइंदा गवर्नमेंट जो कोलिशन में जाना है या इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट जो है वो बन सकेगी। अच्छा इम्तियाज साहब, आपको क्या लगता है दोनों जमातों के क्या इरादे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, तमाम जमातें पीडीएम की जितनी भी जमातें हैं सब अलग-अलग इलेक्शन लड़ेंगी, लेकिन आने वाली गवर्नमेंट बिल्कुल उसी अंदाज में होगी जैसे इस वक्त पोजीशन है। और नवाज शरीफ भी उस पर जस्टिफाई कर चुके हैं, जरदारी साहब भी कर चुके हैं, मौलाना फजल रहमान भी कर चुके हैं। इस वक्त जहाँ पर आप खैबर पख्तूनख्वा चले जाएं, अपर हैंड वहाँ पर JUI का है, मौलाना फजल रहमान साहब का। तो आने वाला भी वक्त उन्हीं का है और ANP उसके साथ एक बड़ी कोलिशन पार्टनर होगी, उसकी सीट कोई भी हो, किस तरह से भी हो। और ये अगर देखेंगे तो दोनों चार्टर ऑफ इकनॉमी के ऊपर काम कर रहे हैं। आपने आसिफ जरदारी को भी देखा कि आसिफ जरदारी ने भी मुल्क के अंदर तमाम मुलाकातें हैं, सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल से ज़्यादा मुलाकातें उनकी हुई हैं बिज़नेस कम्युनिटी के साथ। यही नवाज़ शरीफ का मामला है कि नवाज़ शरीफ साहब ने भी इसी तरह राब्ते अपने शुरू किए, जो कि ओपन नहीं हुए अभी तक सामने। कोई उनकी ऐसी एक्टिविटी नहीं आई है कि उन्होंने कोई बिज़नेस कम्युनिटी के बड़े टाइकून से बात की हो। हाँ, मंशा साहब उनके हवाले से ज़रूर एक्टिव नज़र आए और उन्होंने बहुत सारी बातें, बहुत सारी मुलाकातें की हैं मंशा साहब ने। अदरवाइज़ वो डायरेक्ट उनका कोई इस तरह की सूरत हाल नज़र नहीं आई नवाज़ शरीफ साहब की। तो दोनों, और आप देखें जो शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म है, जो बार बार जो ये बात कह रहे हैं, बार बार, और ये हम इस प्रोग्रामों में हम कई मरतबा ये बात कर चुके हैं, कई सेगमेंट में ये बात कर चुके हैं कि ये जो शहबाज शरीफ बार बार ये कह रहे हैं कि दुआ कीजिए कि अब हम IMF के साथ कोई डील ना करें, वो खामा नहीं कर रहे। बिल्कुल दुआ एक मौसर चीज़ है, अल्लाह पे ज़्यादा में डिपेंड करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो जो बी प्लान था, जो आपने देखा कि फ्री इन्वेस्टमेंट का जो एक कॉन्सेप्ट आया है, जो एक अपेक्स कमेटी बनी है, उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स इंक्लूड आर्मी चीफ जो शामिल हैं, तो वो बिला वजह नहीं फॉर्म की गई थी। उसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं। आने वाली हुकूमत कोई सी भी हो, और आप ये भी देखेंगे कि मुमकिना तौर पर जो PTI की लीडरशिप रह जाएगी या होगी, उससे भी डायलॉग जाएंगे, उससे भी बातचीत के ऊपर होगी, और इसमें सारे के सारे मुत्तफिक हैं। हाँ, जो एक जो लीड करते हैं, जो हेड करते हैं, जो चेयरमैन हैं, उनके मामले में तहफ़्फ़ुज़ात हर जगह पाए जाते हैं, पॉलिटिकल भी पाए जाते हैं, नॉन पॉलिटिकल भी, और सिर्फ पाकिस्तान लेवल पे नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी ये मामला पाए जाते हैं। आप देखें कि एक हफ्ते पहले अगेन यानी 5 से 6 मरतबा ये है कि अमेरिका ने साइफर को अगेन कहा कि ये बिल्कुल गलत बात है और इससे रियलिटी का कोई ताल्लुक नहीं है। तो सूरत हाल जो बन रही है, जो सारी सूरत हाल, जो बहुत सारी बातें आप और मैं कर भी नहीं सकते प्रोग्रामों में, जो हमारे दोस्त बताते हैं, जो हमारे वेल विशर, जो मुल्क के वेल विशर जो बताते हैं, सियासी सूरत हाल, इलेक्शन, ये सब ने अलग-अलग लड़ना है, सही है, और टका के लड़ना है। लेकिन इंतखाबात के बाद फिर वही सूरत हाल है कि नहीं, वही बिल्कुल जो इस वक्त PDM का सेटअप है। देखिए, PDM का खालिक जो है बिलावल भुट्टो है, नो कॉन्फिडेंस का खालिक आसिफ जरदारी है, कोई माने या ना माने, ठीक है। और बाद में अलहदा हो गए थे। PDM बनाने वाला देखें कि बिलावल भुट्टो जरदारी थे, और बाद में आसिफ जरदारी ने, और अभी देखना होगा कि अगला वजीर आजम भी कौन है, क्योंकि आसिफ जरदारी कह चुके हैं कि अगला वजीर आजम पीपल्स पार्टी का होगा। इस पर हम बात करेंगे, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात होगी कि इलेक्शन कब होंगे, नवाज शरीफ कब वापस आ रहे हैं, और जहांगीर तरीन आजकल सियासत में किस तरह से सरगर्म है।
वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां की जा रही हैं, उनकी वापसी की राहें हमवार की जा रही हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जहांगीर तरीन लंदन से वापस आ गए और उन्होंने अपनी सियासी सरगर्मियां खासी तेज़ कर दी हैं। ये भी हमें ज़राए ने बताया है कि ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि पंजाब में 30 से ज़ायद साबिक़ अरकान असम्बली इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो इम्तियाज़ साहब, आपके ज़राए क्या बता रहे हैं? अभी जहांगीर तरीन की सियासत किस जानिब जाती नज़र आ रही है? वो 30 नामों में से कुछ अहम नाम आपके ज़राए ने बताया। देखिए, ये इसमें हम भट्ट साहब से इसमें ज़्यादा डिटेल हो जाएगी। देखिए, जहांगीर तरीन वही काम कर रहे हैं जो 2018 में करते थे और 2013 में उन्होंने किया। कोई नया उनके पास ही अब ये कि ज़ाहिर है कि डिसक्वालिफिकेशन उनकी ख़त्म हो गई है। नवाज शरीफ की वापसी ज़ाहिर है यहाँ होनी है, उनकी डिसक्वालिफिकेशन एक तरह से ख़त्म हो गई है लेजिस्लेशन के बाद। लेकिन सज़ा के ऊपर जो अपील है उसके बाद इलेक्शन से पहले वापस आ जाएंगे। जी, इलेक्शन से पहले आना पड़ेगा उनको, नहीं तो उनको बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि अब तो कोई रास्ते में रुकावट नहीं है। नहीं आएंगे तो बहुत ज़्यादा, और पंजाब में सबसे ज़्यादा लॉस होगा अगर ये और डिले भी किया इन्होंने तो भी। और दूसरा, एक जो काशिफ एक बात कर रहे थे कि असम्बली डिसॉल्व करने वाली बात हो रही है वक्त से पहले, अगर ये वक्त से पहले इन्होंने असम्बली डिसॉल्व की तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा मौजूदा जमहूरियत पसंदों के लिए। उसकी वजह यह है कि मुशर्रफ के दौर से तमाम असम्बलीज, ये चौथी असम्बली है जो मुद्दत अगर पूरी नहीं करेगी तो मैं समझता हूँ कि आसिफ जरदारी साहब, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब, इन सब से मुस्तकबिल में बहुत बड़ा सवाल होगा कि आप जमहूरियत के दावे, क्योंकि फिर ये असम्बली मुद्दत पूरी नहीं करेगी। भले आप एक दिन पहले तोड़ें उसको, एक घंटे पहले तोड़ें, तो अगर 60 दिन 90 दिन, अब एक और सवाल है कि लेजिस्लेशन हुई है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की डेट का तयन करेगा। ये ज़रूर है कि आइन के अंदर है कि अगर असम्बली मुद्दत पूरी करे तो 60 दिन, अगर डिसॉल्व कर दी जाए तो 90 दिन। तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त इतनी ख़राब पोजीशन है हमारी सियासी जमातों की कि वो 60 दिन में तैयारी ना कर सके। अगर 90 दिन है और उसके ऊपर लिया तो मैं उसको समझता हूँ कि ये जमहूरी सियासी जमातों के ऊपर एक दाग आएगा कि ऐसा ये चौथी असम्बली भले एक दिन पहले हो कि अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकी। तो मैं समझता हूँ कि इन्हें मुद्दत पूरी करनी चाहिए और उसको तकमील तक पहुंचाकर फिर भले 60 दिन का अगर आता है। अव्वल तो मैं ये कहता हूँ, एक सवाल है कि लेजिस्लेशन के बाद कि ये अब डेट डिसाइड करना इलेक्शन कमीशन का विद इन 60 डेज, विद इन 90 डेज, तो ये तो बहुत सारा जो पंजाब असम्बली में हुआ है पंजाब के इंतखाबात के बाद, तो मैं समझता हूँ ये हमारे पास। अच्छा मुनव्वर, आपको क्या लगता है इलेक्शन कब होंगे? क्या मूड नजर आता है हुकूमत का? और जो अभी जहांगीर तरीन के हवाले से हमने बात की है कि वो क्या सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं पंजाब में? जी, वो पहली बात तो ये है कि मुझे तो इलेक्शन नवंबर में नज़र आ रहा है, और नवंबर में उसी सूरत में कि असेंबली एक दिन पहले डिज़ोल्व हो। अगर वो सेम डे पूरा टेन्योर करके होती है तो फिर 60 दिन में इलेक्शन होंगे और वो इलेक्शन फिर अक्टूबर में जाते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये इलेक्शन नवंबर में होंगे और एक दिन पहले असेंबली डिज़ोल्व की जाएगी ताकि वो आईनी मुद्दत जो है उसको 90 दिन का मिल जाए। पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो किसी किस्म का किसी भी जमात के साथ पंजाब में अलाइंस करने के मूड में नहीं है, और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो भी, उनको भी इस बात का इंदिया मिल चुका है। यही वजह है कि जहांगीर तरीन साहब लंदन का दौरा भी करके आए और उनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी नहीं हो सकी, और बाद में उन्होंने कहा वो तो मेडिकल चेकअप के लिए आए थे और चेकअप करवाने के बाद वो पाकिस्तान पहुंच गए और वो अब अपनी सियासी मसरूफियात शुरू करेंगे। तो इस तरह का ये मामला है। फिलहाल तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनकी आमद जो है वो अगस्त के तीसरे वीक में 2 हफ्ते मुकम्मल होने के बाद, मैं एग्जैक्ट डेट जो मुझे पता चली है तो मैं जहांगीर में बता रहा था कि बाद में अगर एक आध दिन ऊपर नीचे हो गया तो फिर शर्मिंदगी 14 अगस्त की डेट दी जा रही थी। नहीं, मैं 14 के बाद की डेट की बात कर रहा हूँ। 14 को 17 अगस्त के अलावा की बता दें कोई भी जी। 17 अगस्त के अलावा क्या बता दें? नहीं, 17 अगस्त ही है। मुझे जो जितना मुझे पता है वो 17 अगस्त को मियां नवाज शरीफ जो है ना वो पाकिस्तान वापस अच्छा मुनव्वर, 17 को आए या 15 को आए या 14 को आए, उनके केसेस का क्या होगा? केसेस का कैसे सामना करेंगे? उस हवाले से क्या केसेस अब उनका वो केसेस उनके रहे नहीं। अब वो ऑलरेडी वो जमानत पे गए हुए हैं। यहाँ पे जिस केस में उनको सजा हुई थी, दूसरे केस में तो सजा पूरी हो गई थी। एक ही केस है उनके ऊपर जिसमें वो अभी उनकी सजा बाकी है, वो 10 साल की थी, तो वो उसके लिए वो जमानत पे है और वापस आके वो दोबारा जो है वो अपना जमानत के लिए उसको एक्सटेंड करने के लिए वो उनके वकला जो है वो अपील दायर कर देंगे।
और हो सकता है अगर उनको जेल में भी रहना हो तो जाती उम्रा उनके लिए सब जेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जी जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा काशिफ, आप बताइएगा, अब जैसे कि हम बात करेंगे नवाज शरीफ कब वापस आएंगे, क्या आपके पास कोई फाइनल डेट है? और दूसरा ये कि जहांगीर तरीन ने केपीके की बड़ी सियासी शख्सियात के साथ राब्ते किए हैं, क्या इत्तलात हैं, कौन कौन से बड़े नाम इसमें शामिल हैं, क्या उनका ताल्लुक पीटीआई से भी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि भट्ट साहब ने जो बातें की, जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं नवाज शरीफ के केसेस के हवाले से और सब जेल के हवाले से, ये अशराफिया का इंसाफ है। अशराफिया का इंसाफ उनकी मर्जी से ही इस मुल्क में मुयस्सर आता है। दूसरी बात यह है कि जहांगीर तरीन के साथ भी वही हाथ हुआ जो मैं समझता हूँ नवाज शरीफ ने सदर आसिफ जरदारी साहब के साथ हाथ किया कि कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं होने जा रही। तीसरी बात यह है कि मैं इस बात पे मेरे पास ये कंफर्म रिपोर्ट है कि जहांगीर तरीन की और नवाज शरीफ की लंदन में मुलाकात हुई। वो लंदन से बाहर किसी फार्म हाउस में हुई। उसमें भी नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि 2-4 सीटों की तो बात हो सकती है, लेकिन हम कोई बहुत बड़ा आपस में सीट एडजस्टमेंट का माहौल नहीं, मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। चौथी बात यह कि अब जहांगीर तरीन चूंकि इस मैदान में आ चुके, उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी लॉन्च कर दी, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी अभी नहीं शुरू हुआ और वो कब शुरू होगा और कब रजिस्टर्ड होगी। अब देखना यह है कि जहांगीर तरीन साहब को जब इस दश्त में उतार दिया गया है तो वो सियासत कैसे करेंगे। अब जहांगीर तरीन साहब के साथ जो 30 अरकान असम्बली की बात की जा रही है कि वो शामिल होंगे, तो वो अरकान असम्बली अक्सरियत वो है जो राजा रियाज साहब के नीचे अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करे, अपोजिशन का कौमी असम्बली में किरदार अदा करे, और इसी तरह प्रोविंशियल असम्बली में इनके साथ थे। उनमें से 25 लोगों को अकोमोडेट कर दिया गया। तो अब उन 25 लोगों ने इलेक्शन विन नहीं कर सके जिनको नून लीग ने अपना टिकट दिया। तो अगर मजीद नून लीग इनके लोगों को टिकट देगी तो वो इलेक्शन कंटेस्ट करके विन नहीं कर सकेंगे, तो उसका नुकसान नवाज शरीफ को होगा, नून लीग को होगा, जिसकी वजह से मैं समझता हूं जहांगीर तरीन या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को भी झंडी हो गई है कि किसी किस्म की सीट एडजस्टमेंट नहीं होने जा रही। जहां तक बात है असेंबली के डिसॉल्व होने की, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आप जमहूरी लोग हैं, जमहूरियत का राग अलाप रहे हैं और आप कंटिन्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं, तो फिर आपको ड्यू टाइम पे असेंबली डिसॉल्व करनी चाहिए। अब 90 दिन या 60 दिन का मामला नहीं है। और पांचवी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के पास बिल्कुल इख्तियारात हैं। इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा डेट को, लेकिन इलेक्शन कमीशन विदिन आइन वो करेगा, इल्ला ये कि कोई बड़ा मसला ना बन जाए। मतलब जैसे मॉनसून का एक स्पेल आ रहा है, मॉनसून शुरू हो जाता है, या कोई खुदा न खासा सैलाब की सूरत हाल बन जाती है, कोई और ऐसी वर्स्ट पोजीशन बन जाती है जिसकी वजह से इलेक्शन को गैर मामूली तौर पर डिले ना करना पड़ जाए। लेकिन इलेक्शन जो है वो 60 या 90 दिन के अंदर ही होने हैं। अगर 12-13 अगस्त को ही असेंबली डिसॉल्व होती है, तो फिर तो आप समझे कि इन जमहूरी कुव्वतों ने डेमोक्रेसी की कंटिन्यूटी को किया। और अगर आपने 1 दिन भी या 10 दिन भी पहले कर दिया, जो कि तवक्को ये की जा रही है कि शायद ये 90 दिन का ऑप्शन अडॉप्ट करेंगे, मुनव्वर भट्ट साहब की जो राय है उस हवाले से मैं इत्तेफाक करता हूं कि 90 दिन का ऑप्शन अडॉप्ट करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात जाते जाते खबर जरूर शेयर करता चलूं। देखिए, जब आपने इलेक्शन का बगल बजाना है, नवाज शरीफ ने वापस आना है, इलेक्शन का मैदान सजना है, तो उसके लिए जरूरी ये है कि तहरीक इंसाफ की जो बची कुची क़यादत है उसको छोड़ दीजिए। लेकिन तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वो अभी बिहाइंड द बार नहीं गए हैं, और बिहाइंड द बार नहीं गए हैं तो वो अपनी कोई ना कोई एक्टिविटी तो करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि वो भी जलसे जुलूस तो वो भी करेंगे। जमानतों पे तो अब तक वो भी फिर रहे हैं। वो कौन सा गिरफ्तार हो गए हैं? जमानतें अगर उधर होंगी तो जमानतें इधर भी हैं, और जलसे और जो जलसे जुलूस किए जा सकते हैं। सो मेरा ये समझता हूँ कि जुलाई के महीने में चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया जो है वो शायद किसी ना किसी केस में गिरफ्तार हो जाए, ताकि सियासी तौर पर वो खुल के एक्टिविटी ना कर सके। लेकिन इस मुल्क का एक अलमिया है कि जिस वक्त किसी बड़ी सियासी शख्सियत को नाअहल करना हो, जैसे कि नवाज शरीफ, तो जहांगीर तरीन को भी नाअहल किया जाता है। अगर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करना हो तो अलीम खान को भी गिरफ्तार किया जाता है। जवाब तो बना ही लिया जाता है। शुमाइला देखें, अगर ये बिफोर इलेक्शन चेयरमैन पीटीआई या उनकी फैमिली को अरेस्ट किया जाता है, अहलिया को, मैं समझता हूँ सियासी तौर पे तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों को नुकसान होगा। ठीक है। और इनकी क्रेडिबिलिटी जो है ना सिर्फ नेशनल, इंटरनेशनल, और मैं समझता हूँ कि शायद ऐसा करने से इज्तिनाब अभी तक इसलिए किया जा रहा है कि पॉलिटिकली माइलेज देना नहीं है पीटीआई को या उसके चेयरमैन को,
और ये इस वजह से ही इतना डिले किया जा रहा है और ये इलेक्शन के बाद पे जाएगा ठीक है। अब सियासी जमातों ने तो अपनी जो सरगर्मियां हैं वो तेज़ कर दी हैं। काशिफ रफीक आपका बहुत शुक्रिया, इम्तियाज़ खान पारान साहब आपका बहुत शुक्रिया, और मुनव्वर भट्ट लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद थे। सियासी जमातों ने अपनी सियासी सरगर्मियां तेज़ कर ली हैं और इलेक्शन कब होने हैं, नवाज शरीफ ने कब वापस आना है, ये तमाम ऐसे सवालात हैं जिनका हमें कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।